हेलो स्टूडेंट, अगेन वेलकम टू एनपीसी ऑनलाइन क्लासेस। डियर स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने एवीज बर्ड्स के बारे में बात की थी। आज जो हम बात करेंगे स्पेशली वो करेंगे मैमल्स के बारे में। मैमल्स इट मीन्स स्तनधारी। अब आगे बात करें स्तनधारी यानी मैमल्स। तो मैमल्स की स्टडी बायोलॉजी कौन सी ब्रांच में हम करते हैं, कौन सी शाखा में करते हैं? तो देखो ये मैंने अब एक वर्ड लिखा है बेटा, और वो लिखा है मैंने मैमोलॉजी। सो स्टडी ऑफ मैमल्स इज नोन एज मैमोलॉजी। अब आपसे कोई ये पूछे कि सर जो मैमल्स होते हैं, जो स्तनधारी होते हैं, स्पेशली उनकी ऐसी क्या विशेषताएं होती हैं कि उन्हें हम मैमल्स कहते हैं? तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट, जो मैमल्स होते हैं उनके बारे में हम बात करें तो उनका जो मेन कैरेक्टर होता है वो होता है उनमें मेमरी ग्लैंड्स यानी कौन सी ग्रंथियों का? स्तन ग्रंथियों का पाया जाना। यदि स्तन ग्रंथियां हैं तो कंफर्म है कि वो कौन है? मैमल्स है। तो मैमल्स का पहला जो कैरेक्टर है उसमें मेमरी ग्लैंड्स या स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं। और स्तन ग्रंथियां करती क्या है बेटा? तो जो न्यू बेबी होता है, मिल्क फीडिंग बेबी होता है, उसको दूध पिलाने के काम में आती हैं। तो स्तनधारियों की पहली पहचान है कि उनमें क्या होनी चाहिए? स्तन ग्रंथियां होनी चाहिए। दूसरी बात हम करें, दूसरा इसका स्पेशल कैरेक्टर क्या है, स्पेशल लक्षण क्या है? तो इन सब के अंदर जो इनकी जो त्वचा है, स्किन है, वो कैसी होनी चाहिए? हेयरी होनी चाहिए, यानी उस पर क्या होने चाहिए? रोम होने चाहिए। एट ए प्रेजेंट टाइम दीज आर ओनली टू मेन थिंग्स विच रिप्रेजेंट द मैमल्स। तो मैमल्स में पहली चीज क्या है? उसमें स्तनग्रंथियां होनी चाहिए। दूसरा उनकी त्वचा पे क्या होना चाहिए? रोम होने चाहिए। इन्हीं पॉइंट को हम आगे और बढ़ाएंगे, आगे डिस्कशन करेंगे। लेकिन अब हम पढ़ते हैं मैमल्स के स्पेशल कैरेक्टर्स, स्पेशल लक्षण कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले बात करें बेटा कि जो मैमल्स हैं, मैमल्स आप समझ गए होंगे, गाय, भैंस, घोड़ा, गधा, सुअर। और उसके अलावा आप देखिए, आप तीन आपके सामने हैं, बैट, चमगादड़, डकबिल प्लेटिपस, बतख चौंचा और वैल। अब देखिए ये एयर में है, हवा में रहता है, पैरों से उल्टा लटका हुआ है। ये पानी में है और ये भी कहाँ है? पानी में है। इसके बाद अपन कह सकते हैं कि जो स्तनधारी हैं वो जल में भी पाए जाते हैं, थल में भी पाए जाते हैं और हवा में भी होते हैं। तो मैं एक वर्ड यूज़ कर सकता हूँ कि सारे के सारे स्तनधारी जो हैं वो कैसे होते हैं? यूनिवर्सल होते हैं, यानी सर्वव्यापी होते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट, मैमल्स आर यूनिवर्सल। सेकेंड हम बात करें बेटा इसके बाद कि इनकी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है। तो हम लोग बॉडी टेम्परेचर के लिए जनरली दो वर्ड काम में लेते हैं। एक वर्ड होता है असमतापी, वार्म ब्लडेड, कोल्ड ब्लडेड। एक होता है समतापी यानी वार्म ब्लडेड। तो जितने भी स्तनधारी हैं सारे के सारे कैसे हैं? समतापी हैं। समतापी का मतलब है ये जीव अपने शरीर का तापमान वातावरण के अनुसार कभी भी चेंज नहीं कर सकते। इनको वार्म ब्लडेड भी कहते हैं और इनको हम बोलते हैं स्पेशली होमियोथर्मिक कहते हैं। अब हम बात करें बेटा कि सारे की सारे स्तनधारी जो हैं क्या वो होमियोथर्मिक यानी समतापी हैं? क्या वातावरण के तापमान को चेंज नहीं करते हैं? तो बेटा एक वर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ, मोनोट्रिम्स। मैंने वर्ड यूज़ किया है, देखो यहाँ पे बहुत प्यारा वर्ड है और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मोनोट्रिम्स। ये मोनोट्रिम्स वर्ड जो है हम उन मैमल्स के लिए काम में लेते हैं, उन स्तनधारियों के लिए काम में लेते हैं जो एग लेगिंग यानी अंडे देते हैं, ओविपेरस होते हैं। देखिए स्तनधारी सारे कैसे होते हैं? शिशु उत्पन्न करने वाले होते हैं, विविपेरस होते हैं, शिशु प्रजक होते हैं। लेकिन कुछ स्तनधारी ऐसे भी होते हैं जो शिशु उत्पन्न नहीं करके अंडे पैदा करते हैं, और उन स्तनधारियों के लिए हमने वर्ड यूज़ किया है मोनोट्रिम्स। तो मोनोट्रिम्स क्या है? मोनोट्रिम्स आर मैमल्स, दे ले एग्स। और आप यह देखिए, ये अपने सामने एक अपने पास एनिमल है जिसे हम बोलते हैं डकबिल प्लेटिपस या बतख चोचा। और ये बतख चोचा कैसा है? मोनोट्रिम्स है, यानी ये शिशु उत्पन्न नहीं करता है, ये अंडे उत्पन्न करता है। और जो ये कंडीशन है समतापी, ये केवल उन्हीं स्तनधारियों के लिए है जो शिशु उत्पन्न करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है समतापी या वार्म ब्लडेड या होमियोथर्मिक नहीं है, ये असमतापी होता है और अपने बॉडी टेम्परेचर को चेंज करता है। तो देखिए आपके सामने एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन हो गया कि वो कौन सा स्तनधारी प्राणी है जो असमतापी होता है। इट इज एक्सेप्शन, ये अपवाद हो गया। तो आपका नाम हो गया
डकबिल प्लेटिपस या बतख चोंचा। ओके, बॉडी टेम्परेचर में ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। उसका हम बात करते हैं इनके स्पेशली बॉडी कितने पार्ट में डिवाइड होती है, तो वो बहुत इजी क्वेश्चन है। बॉडी में कितने पार्ट में है? इनमें सिर है, हेड है, वक्ष है, ग्रीवा है और पूंछ है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, ये पूछने लायक क्वेश्चन में से है नहीं। लेकिन आपसे कोई पूछे कि बॉडी कितने पार्ट में डिवाइड होती है? 4 भाग में, सिर, स्पेशली ग्रीवा, ट्रंक, धड़ और बैक साइड में क्या होती है? टेल होती है। अब आप कहेंगे सर आप जो खड़े हैं आपके तो टेल नहीं है। तो बेटा मेरे अंदर टेल नहीं है, लेकिन टेल की जो वर्टिब्रीज हैं वो मेरे अंदर रेसिडुअल ऑर्गन्स यानी अवशेषी अंग के रूप में है। मेरे अवशेषी अंग के रूप में मेरे अंदर पुच्छीय कशेरुकाएं या कोडल वर्टिब्रीज हैं जो ये शो करती हैं कि हमारे जो एंसेस्टर थे, हमारे जो पूर्वज थे, उनके कभी क्या रही होगी? पूछ रही होगी। ओके, आगे बात करें हम नेक्स्ट कि हमारी जो स्किन होती है, हमारी त्वचा होती है, वो कैसी होती है। तो देखिए हमारी जो त्वचा होती है, एक तो हमारी त्वचा या स्किन कैसी होती है? थिक होती है, मोटी होती है। मोटी होने के साथ ही कैसी होती है? वाटर प्रूफ यानी जल रोधी भी होती है। हमारी स्किन पे कभी भी पानी रुकता नहीं है, तो ये वाटर प्रूफ हो गई। साथ में इसमें अनेक क्या पाई जाती हैं? ग्रंथियां पाई जाती हैं। और इन्हीं ग्रंथियों के कारण ये हमारी त्वचा जो है कैसी होती है? चिकनी होती है, स्मूथ होती है और वाटर प्रूफ हो जाती है। अब आपसे पूछा जाए कि सर इसमें जो ग्रंथियां हैं वो इसके कौन से भाग से पैदा होती हैं? कि त्वचा जो है उसकी ऊपरी परत जो होती है उसे बोलते हैं अधिचर्म और निचली परत को बोलते हैं हम चर्म, एपिडर्मिस और डर्मिस। तो इसमें जितने भी ग्लैंड होती हैं सारी की सारी कैसी होती हैं? अधिचर्मीय होती हैं या एपिडर्मल होती हैं। अब आपसे पूछा जाए कि सर एपिडर्मल ग्लैंड कौन कौन सी मनुष्य के अंदर पाई जाती है या स्तनधारियों में पाई जाती हैं? तो सबसे पहले हम बात करें, आपने नाम सुना होगा स्वेट ग्लैंड यानी स्वेद ग्रंथियां जो पसीना निकालती हैं। उसके बाद ऑयल ग्लैंड यानी तेल ग्रंथियां या इनको बोलते हैं सेबेशियस ग्लैंड। और उसका तीसरी जो ग्लैंड होती है वो है स्तन ग्रंथियां या मेमरी ग्लैंड्स। ओके, तो स्पेशली हमारी स्किन में 3 तरह, वैसे तो काफ़ी तरह की ग्रंथियां हैं, लेकिन फिलहाल मैं बात करूं एपिडर्मल ग्लैंड में 3 मुख्य रूप से हैं। एक तो है हमारी त्वचा में श्वेत ग्रंथियां हैं, एक हमारी त्वचा में तेल ग्रंथियां हैं और एक हमारी त्वचा में स्तन ग्रंथियां हैं। सो स्पेशली इन द स्किन 3 glands are present. First gland is sweat gland, second gland is oil gland and third gland is mammary glands. अब बेटा आगे चलें। जैसा मैंने पहले बता चुका हूं कि हमारी त्वचा पे क्या पाते हैं? रोम पाए जाते हैं, वो हम पहले डिस्कशन कर चुके हैं। त्वचा रोमिल होती है। अब हम बात करें हम गमन किससे करते हैं? चलते किसकी सहायता से? तो जितने भी स्तनधारी है बेटा वो सारे जिस सुपर क्लास से, जिस महावर्ग से बिलोंग करते हैं उस महावर्ग का नाम है बेटा टेट्रापोडा। और ये टेट्रापोडा जो महावर्ग है, इस टेट्रापोडा महावर्ग में गमन के लिए कितनी टांगे पाई जाती हैं? 4 टांगे पाई जाती हैं। आप देख रहे होंगे मेरे पास 4 टांगे हैं। कुछ जो नए बच्चे हैं वो कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर के पास तो टांगे 2 ही हैं। बेटा इनको हम बोलते हैं फोर लिम और ये हमारे कौन सा है? हैंड लिम। तो हमारे पास गमन के लिए कितनी टांगे हैं? 4 टांगे पाई जाती हैं। इज इट क्लियर? बात समझ में आ गई? अब अपन बात करें कि जो स्पेशली ये देखिए आप टेरोपस है, चमगादड़ है, ये अपने पास कौन है? वैल है। वैल जो है वो चलती नहीं है, स्विमिंग करती है, तैरती है। ये चलता नहीं है, ये फ्लाइंग करता है, उड़ता है। तो ये जो हमारे 4 लिम्ब हैं जिनको हम अग्रपाद कहते हैं, ये वैल में भी चेंज हो गए और बैट यानी टेरोपस चमगादड़ में भी क्या हो गए? चेंज हो गए। लेकिन इनका नाम क्या हो गया? तो इनके नाम के बारे में हम बात करें एक बार। जो चमगादड़ है, टेरोपस है, उस चमगादड़ में ये चेंज हो गए एक स्पेशल पेटेजियम झिल्ली में। और पेटेजियम झिल्ली जो है वो रिलेटेड है किससे? विंग से या किससे रिलेटेड है? पंखों से। तो मैं कह सकता हूं कि जो चमगादड़ जो कि उड़ने वाला स्तनधारी है, पक्षी नहीं है, उसके अंदर जो है जो अग्रपाद हैं, जो 4 लिम्ब हैं, वो किस में चेंज हो गए? पंखों में। और वो पेटेजियम मेम्ब्रेन है। तो आपसे पूछे कि चमगादड़ उड़ता किसकी सहायता से है? तो चमगादड़ पेटेजियम झिल्ली की सहायता से उड़ता है। यही बात करें हम किसकी? वैल की। तो वैल में जो हमारे अग्रपाद हैं जो वो किस में चेंज हो जाते हैं? फ्लीपर नाम की संरचना में चेंज हो जाते हैं। और फ्लीपर किस में काम आते हैं? तैरने में सहायता करते हैं।
तो देखिए क्वेश्चन बनता है कि व्हेल किसकी सहायता से स्विमिंग करती है, तैरती है, तो आपका आंसर होगा फ्लीपर। आपसे पूछे कि ये जो बैट है, टेरोपस है, चमगादड़ है, किसकी सहायता से उड़ता है, तो हो जाएगा पेटेजियम झिल्ली के बाद। अब हम बात करते हैं बेटा स्पेशली हमारे टिथ के बारे में, हमारे दांतों के बारे में। ठीक है जी स्टूडेंट। तो नेक्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे हमारे किसके बारे में, टिथ के बारे में, हमारे दांतों के बारे में। तो देखो बेटा जो हमारे दांत हैं उसके लिए हम कहते हैं हमारे दांत एक तो कैसे होते हैं, गर्तदंती होते हैं, यानी हम लोग कैसे होते हैं, थीकोडोंट होते हैं। गर्तदंती का मतलब है हमारे दांत हमारे मसूड़ों से बने हुए गर्त में धसे हुए हैं। तो व्हाट इज थीकोडोंट? इन द थीकोडोंट कंडीशन टीथ आर सिचुएटेड इन द पिट्स ऑफ जाज। जो हमारे मसूड़े हैं, जो हमारे जबड़े हैं, जो हमारे गम जिसे हम मसूड़े बोलते हैं, उनमें गर्त हैं, तो हमें गर्तदंती। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा इसमें कि हमारे दांत क्या सारे एक जैसे हैं या अलग अलग प्रकार के हैं, तो हमारे सबके दांत अलग अलग प्रकार के, यानी मेरे अंदर भी 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। तो हम कैसे हैं, हम लोग कैसे हैं, हेट्रोडोंट या कैसे हैं, विषम दंती हैं। तो हेट्रोडोंट में क्या होगा कि अलग अलग प्रकार के क्या पाए जाते हैं, दांत पाए जाते हैं। और आपने नाम सुना होगा इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इन चारों तरह के दांत के बारे में हम डिस्कशन करेंगे एलिमेंट्री कैनाल में, जब हम ह्यूमन बीइंग की एलिमेंट्री कैनाल की बात करेंगे। तो स्तनधारियों के दांत कैसे होते हैं, थीकोडोंट होते हैं, हेट्रोडोंट होते हैं, और एक वर्ड और है बेटा, वो होते हैं बाइफोडोंट होते हैं। बाइफोडोंट का मतलब है जिंदगी में कितनी बार आते हैं, 2 बार आते हैं, तो हम बोलते हैं दांत कैसे होते हैं, द्विवार दंती होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, द्विवार दंती होते हैं। बात समझ में आ रही है सभी के, थीकोडोंट, हेट्रोडोंट और बाइफोडोंट। अब आपसे पूछे क्या सारे मैमल्स में, सारे स्तनधारियों में दांत जो है इस कंडीशन को फॉलो करते हैं? तो देखिए आपके सामने अभी एक थी जिसका नाम था, देखिए ये व्हेल है ना, और ये कौन है, हाँ जी बैट, और ये कौन है, डकबिल प्लेटिपस। तो व्हेल और डकबिल प्लेटिपस जो है इनकी ज़िंदगी में दांत केवल एक ही बार आते हैं। तो ये कौन से हैं, बाइफोडोंट नहीं है, ये सिंगल टाइम आने वाले दांत इनमें पाए जाते हैं। तो ये द्विवार दंती ना होकर कैसे डियर स्टूडेंट, एक बार दंती हैं। आई रिपीट, ये द्विवार दंती नहीं है, ये कैसे हैं, एक बार दंती है। दांत जिंदगी में कितनी बार आते हैं, इनमें एक ही बार आते हैं। अब नेक्स्ट अपन बात करें बेटा कि हमारा जो जबड़ा है, हमारे जो जबड़े हैं, ये जबड़े किससे बने हुए हैं, ये जबड़े किससे बने हुए हैं स्टूडेंट, अस्थियों से बने हुए हैं। किससे बने हुए हैं, अस्थियों से। और हमारा जो ऊपर का जबड़ा है उसके अंदर कितनी अस्थियां हैं, 2 अस्थियां हैं, और निचले जबड़े में केवल कितनी अस्थि है, एक ही अस्थि है। तो स्तनधारियों में कितनी अस्थियां पाई जाती है, जबड़े में 3 अस्थियां पाई जाती हैं। 3 अस्थियों में ऊपरी जबड़े में जो है उनमें एक का नाम है प्री मैक्सिला या प्री मैक्सिला। देखिए अगर एक प्री मैक्सिला है तो कंफर्म है कि दूसरी का नाम क्या है, मैक्सिला है। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा था प्रीमोलर, अगर प्रीमोलर है तो बाद में कौन है, मोलर भी हैं। तो ये दोनों तो कहाँ पाई जाती हैं, ऊपरी जबड़े में पाई जाती हैं। हमारे निचले जबड़े में केवल एक ही अस्थि होती है और उस अस्थि का नाम होता है डेंटरी। ओके, तो हमारे स्तनधारियों के जबड़े में टोटल अस्थियाँ हो गई 3, ऊपरी जबड़े में 2 अस्थियाँ हैं, प्री मैक्सिला और मैक्सिला। और नेक्स्ट अपन बात करें निचले जबड़े में कितनी अस्थियाँ हैं, एक ही अस्थियाँ, उसका नाम क्या है, डेंटरी। अब देखिए बेटा एक और चीज़, एक वर्ड जो मैं पहले मैंने यूज़ किया था कि एक बार दंती बताया था। एक बार दंती में फर्स्ट एग्जाम्पल बड़ा अच्छा है, कौन सा है, मोनोट्रिम्स। कौन सा हो गया, डकबिल प्लेटिपस। लेकिन एक बार हम व्हेल को छोड़ें तो आपने एक नाम सुना होगा मैक्रोपस, सुना है मैक्रोपस। मैक्रोपस का मतलब होता है कंगारू। और मैक्रोपस या कंगारू में, जिन्हें मार्सुपियन भी कहते हैं, इनमें भी दांत जिंदगी में कितनी बार आते हैं, एक ही बार आते हैं। जब दांतों के बारे में बात हो जाती है तो अब हम चलते हैं हमारे पास स्पेशली कुछ बोन्स के बारे में। और उन बोन्स में देखिए हमारे अंदर एक
रीढ़ की हड्डी या बैकबोन पाई जाती है, जिसको बोलते हैं हम कशेरुकदंड या वर्टिबल कॉलम। अब वर्टिबल कॉलम या कशेरुकदंड किससे बनी हुई है? छोटी छोटी हड्डियों से बनी हुई है, जिनका नाम है कशेरुका या वर्टिब्री। तो वर्टिबल कॉलम किससे बनी हुई है? 26 वर्टिब्री से बनी हुई है। तो आप देखिए, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो कशेरुका या वो वर्टिब्री जो हमारी ग्रीवा में पाई जाती हैं क्या कहलाती हैं? तो हमने बोला सब ग्रीवा कशेरुका कहलाती हैं, ग्रीवा में है तो ग्रीवा कशेरुका है। लेकिन वैसे उनको हम बोलते हैं कौन सी कशेरुकाएं? सर्वाइकल कशेरुकाएं इन्हें बोलते हैं। ओके, तो सर्वाइकल कशेरुकाएं कोई भी स्तनधारी हो, सर्वाइकल कशेरुकाएं कहाँ पाई जाती हैं? ग्रीवा में पाई जाती हैं। अब कोई भी स्तनधारी हो, आप चाहे मेरी नेक देखिए, चाहे ऊँट की देखिए जिसकी काफ़ी लंबी होती है, उससे लंबी जिराफ की होती है, चाहे छोटे से चूहे की ग्रीवा देखिए, सब में सर्वाइकल कशेरुकाएं। और कमाल की चीज़ है, सबकी में अंदर संख्या कितनी है? 7। तो स्तनधारियों में जो सर्वाइकल कशेरुकाएं होती हैं वो कितनी होती हैं बेटा? 7 होती हैं। अब स्तनधारियों में एक और बात करें बेटा, ये जो मेरा भाग है इसे बोलते हैं वक्ष। ये जो भाग है उदर, मेरे वक्ष और उदर के बीच में एक पर्दा है, पेशियों से बना हुआ पर्दा है, जिसका नाम है डायफ्राम या तनुपट। तो मेरी कौन सी कैविटी के बीच में? थोरेसिक कैविटी के बीच में और एब्डोमिनल कैविटी के बीच में एक पर्दा पाया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? डायफ्राम या तनुपट कहते हैं। और डायफ्राम या तनुपट किस किस में सहायता करता है? तो ये डायफ्राम हमारे रेस्पिरेशन में, हमारे अंदर श्वसन में सहायता करता है, हमारे अंदर उत्सर्जन में सहायता करता है, और फीमेल जो है उसमें प्रसव पार्च्यूरेशन में भी सहायता करता है। इट मीन्स जो भी प्रेशर वाले काम हैं, जो भी दबाव वाले काम हैं, जिनमें कोई चीज़ प्रेशर से बाहर निकलनी होती है, उन सब में कौन काम करता है? डायफ्राम। तो डायफ्राम एक क्या करता है? एक प्रेशर क्रिएट करता है, एक दबाव उत्पन्न करता है। आगे बात करें बेटा, हमारे अंदर यानी स्तनधारियों में श्वसन के लिए क्या है? तो ऑब्वियसली हमारे अंदर श्वसन के लिए क्या है? 1 पेयर ऑफ क्या है? लंग्स हैं। कितने फेफड़े हैं? एक जोड़ी फेफड़े हैं। हमारी कौन सी गुहा में है? थोरेसिक कैविटी, वक्ष गुहा में है। कैसे होते हैं? तो इलास्टिक और स्पंजी होते हैं, यानी इनमें फैलने की क्षमता होती है, और स्पंजी का मतलब इनमें क्या भरी होती है? वायु भरी हुई होती है। ओके डियर स्टूडेंट, अब अपन बात करें इसमें, मैं आपके सामने काफ़ी देर से बोले जा रहा हूँ, तो मेरे गले के अंदर, मेरी ग्रीवा के अंदर एक क्या है? वॉइस बॉक्स से एक ध्वनि उत्पादक यंत्र है। और उस ध्वनि उत्पादक यंत्र का अगर आपसे कोई पूछे कि नाम क्या है, तो ध्वनि उत्पादक यंत्र का नाम मेरे अंदर जो है वो है डियर स्टूडेंट, वो अपने पास हो गया लैरिंग्स। इससे पहले मैंने बताया था कि जो बर्ड्स होते हैं उनमें लैरिंग्स की जगह सैरिंग्स होता है। तो स्तनधारियों में ध्वनि उत्पादन के लिए क्या पाया जाता है? लैरिंग्स पाया जाता है। अब देखो, लैरिंग्स में भी ऐसी क्या चीज़ है कि वो ध्वनि उत्पन्न करती है? तो वो होते हैं वोकल कॉर्ड। वोकल कॉर्ड या इसे बोलते हैं वाक तंतु स्पेशली, या स्वर रज्जु। तो हमारे अंदर क्या पाए जाते हैं? एक जोड़ी वोकल कॉर्ड या स्वर रज्जु पाए जाते हैं। और स्वर रज्जु ध्वनि उत्पादन में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। एक और चीज़ बेटा, हम तो बोलते हैं, लेकिन जो स्पेशली अदर एनिमल्स है वो स्क्वैक करते हैं, किकियाते हैं, मिमियाते हैं। तो उनमें वास्तव में ये वास्तविक स्वर रज्जु है, ट्रू वोकल कॉर्ड है। उन जंतुओं में जो किकियाते हैं, मिमियाते हैं, उनमें एक जोड़ी आभासी स्वर रज्जु भी पाए जाते हैं। और आपको पता है हमारे अंदर भी आभासी स्वर रज्जु होते हैं। बोलने में कौन सहायक है? एक जोड़ी स्वर रज्जु जो वास्तविक है, लेकिन आभासी भी हैं। और आभासी स्वर रज्जु हमारे कब काम आते हैं? जब हम किसी की नकल करते हैं, नाम सुना है, अनुहरण करते हैं, मिमिक्री करते हैं। तो मिमिक्री के अंदर हमारे कौन से एक जोड़ी कौन स्वर रज्जु काम आते हैं? आभासी स्वर रज्जु काम में आते हैं। ये हमारा हो गया ध्वनि उत्पादन के बारे में। अब बेटा दृष्टि के बारे में बात करें तो दृष्टि के लिए हमारे पास क्या है? आँखें हैं, लेकिन हमारी आंखों पे पलकें हैं। इससे पहले कहीं पर यहाँ पे आंखों पे पलकें नहीं थी, हमारी आंखों में पलकें हैं। और पलकों में आप देखिए हमारी पलकें जो होती हैं गतिशील होती हैं। और गतिशील में केवल कौन सी होती है?
ऊपरी पलक ही गतिशील होती है, अपर आईलिड्स ही जो है क्या होती है, गतिशील होती है, नीचे वाली कभी गतिशील नहीं होती है। एक और चीज़ बेटा, हमारे अंदर हमारे नेत्र में एक अवशेषी अंग पाया जाता है, रेसिडुअल ऑर्गन पाया जाता है, जिसे हम बोलते हैं प्लिका सेमेल्यूनेरिस कहते हैं। और ये प्लिका सेमेल्यूनेरिस किसका अवशेषी अंग है? तो ये है निक्टेटिंग मेम्ब्रेन या निमेशक पटल का। ये निमेशक पटल जनरली किस में पाई जाती है? पक्षियों में पाई जाती है, लेकिन हमारे अंदर ये अवशेषी अंग के रूप में होती है और उस अवशेषी अंग का नाम क्या है? प्लिका सेमेल्यूनेरिस है। इज इट क्लियर? अब थोड़ा हम बात करते हैं सुनने के बारे में। काफ़ी देर से आप मुझे सुन रहे हैं, तो सुनने के लिए हमारे पास क्या है? एक जोड़ी कर्ण है। कर्ण के 3 भाग होते हैं बेटा। एक होते हैं कौन से कर्ण? बाह्य कर्ण। एक होता है कौन सा कर्ण? मध्य कर्ण। और एक जो होता है वो तीसरा, वो होता है कौन सा कर्ण? आंतरिक कर्ण। हमारे अंदर तीनों कर्ण पाए जाते हैं, बाह्य कर्ण भी है, मध्य कर्ण भी है, आंतरिक कर्ण भी है अधिकांश स्तनधारियों में। और मध्य कर्ण में तो हमारे पास 3 अस्थियां होती हैं। उसमें एक का नाम होता है मेलियस, एक का नाम होता है इनकस और एक का नाम होता है स्टेपीज। ये हम कर्ण में बात करेंगे इसके बारे में, लेकिन यह जो स्टेपीज है इसके बारे में आप अच्छे से जानते हैं कि स्टेपीज हमारे शरीर की सबसे छोटी अस्थि है। अब आपसे बात करें बेटा कि जो जलीय स्तनधारी हैं, क्या उनमें बाह्य कर्ण पाया जाता है? तो जलीय स्तनधारियों में बाह्य कर्ण नहीं पाया जाता है। ओके, क्या नहीं पाया जाता है? बाह्य कर्ण नहीं पाया जाता है। आगे अपन बात करें नेक्स्ट। अब बात करते हैं थोड़ा सा रिप्रोडक्शन के बारे में या जनन तंत्र के बारे में। तो जनन तंत्र के बारे में बात करें तो जितने भी अपने स्तनधारी हैं वो सारे के सारे कैसे हैं बेटा? एक लिंगी यानी यूनिसेक्सुअल है, और एक लिंगी में नर और मादा कैसे होते हैं? मेल और फीमेल सेपरेट होते हैं। नर और मादा कैसे हैं? सेपरेट है। नर के अंदर कितने? एक जोड़ी क्या है? टेस्टिस है, यानी एक जोड़ी वृषण है, और वृषण शरीर से बाहर है। कहाँ पर? उदर गुहा से बाहर हैं, एक कोश में जिसका नाम है स्क्रोटम या वृषण कोश में बाहर है। आपसे कोई पूछे कि यार ये वृषण कोश में बाहर की ओर क्यों है, तो आपका सीधा सा आंसर है हम लोग वार्म ब्लडेड हैं, समतापी हैं। समतापी का तापमान कितना होता है हमारा? 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और इतने टेम्परेचर पे कभी भी स्पर्म या शुक्राणुओं का निर्माण नहीं होता। और वृषण कोश में जो तापमान होता है हमारे शरीर से लगभग कितना? 3 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान क्या होता है? कम होता है। और उसी तापमान पर क्या होता है? स्पर्म या शुक्राणुओं का निर्माण होता है। मादा में क्या है? एक जोड़ी अंडाशय है जो किस में है? एब्डोमिनल कैविटी या उदर गुहा के अंदर स्थित होते हैं। आगे बात करें बेटा, मादा क्या पैदा करती है? अनिषेचित अंडाणु बनाती है, और उसमें पित्तक की मात्रा बहुत ही कम होती है। तो हमारे अंडे जो है हम कह सकते हैं कैसे होते हैं? अपित्तकी होते हैं। लेकिन अपित्तकी से ज़्यादा अच्छा शब्द होगा वो होगा माइक्रोलेसिथियल या सूक्ष्म पित्तकी होते हैं। अब देखिए हमारे अंडे जो हैं, जो मादाएं प्रोड्यूस करती हैं, वो सूक्ष्म पित्तकी क्यों हैं? पित्तक का काम क्या होता है? भ्रूण का परिवर्धन के दौरान पोषण देना। हमारे अंदर भ्रूण का परिवर्धन और निषेचन कहाँ होता है? मादा शरीर के अंदर होता है। निषेचन तो होता है कहाँ पर? फैलोपियन ट्यूब में, अंडवाहिनी में और विडक्ट में। उसके लिए अंदर शुक्राणु पहुँचाने के लिए हमारे पास नर में कोपुलेटरी ऑर्गन भी होता है, मैथुनी अंग भी होता है। उस मैथुनी अंग को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा? पेनिस बोलते हैं, या क्या बोलते हैं? शीशन बोलते हैं। तो नर का मैथुनी अंग पेनिस या शीशन हो गया। उसके साथ साथ नर ने अपने शुक्राणु कहाँ पहुँचा दिए? मादा की वेजाइना में एंटर्ड कर दिए। मादा की वेजाइना से वो कहाँ चले गए? फैलोपियन ट्यूब में। वहाँ पर कौन सी क्रिया हुई? निषेचन क्रिया। तो स्तनधारियों में कौन सा निषेचन होता है? तो स्तनधारियों में आंतरिक निषेचन होता है। और भ्रूण का परिवर्धन भी कहाँ होता है? शरीर के अंदर गर्भाशय में ही होता है। जब भ्रूण का परिवर्तन गर्भाशय में हो रहा है तो 100% गर्भाशय के अंदर एक विशेष प्रकार की संरचना बनेगी
जिसका नाम होगा प्लेसेंटा या अपरा। तो उस भ्रूण को, उस गर्भ को जो पोषण मिल रहा है, जो ऑक्सीजन मिल रही है, वो किसके द्वारा मिल रही है? प्लेसेंटा या अपरा द्वारा मिल रही है। तो प्लेसेंटा अपरा जब हमारे पास है तो हमारे अंडों में किसकी आवश्यकता नहीं है? पित्तक की आवश्यकता नहीं है। तो हमारे जो अंडे होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा? सूक्ष्म पित्तकीय प्रकार के होते हैं। बात समझ में आ गई? अब ये जो मैंने अब तक आपको कैरेक्टर्स बताए हैं, इन कैरेक्टर्स के बारे में अपन आगे चलते हुए अपन बात करें तो काफ़ी लंबी ये क्लास होती है और इस लंबी क्लास में एक खास बात ये है कि मुझे जो स्पेशली डिस्कशन करनी है वो इनके बारे में करनी है। तो जो हमारी जो क्लास है, क्लास का नाम क्या है? मैमल्स। इस क्लास को हमने 2 सब क्लास में डिवाइड किया है और वो 2 सब क्लास कौन सी हैं? प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया, यूथीरिया, एनीवन जो भी हैं, इनके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे कल। आज तक इतना ही देखिए, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कुछ कमेंट यदि आपको लगता है तो हमें ज़रूर करके बताइए। थैंक्स।